गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग इसके तहत इस समय फिजिक्स और बायो के टेस्ट कर रहे हैं। फिजिक्स और बायो के टेस्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट के तहत हम लोग फिजिक्स के कम से कम 500 से 600 ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, और बायो के भी 500 से 600 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन के तहत इनका डिटेल भी अध्ययन करेंगे ताकि और भी फैक्ट जो इनसे रिलेटेड हैं क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स और बायो के पूरे टेस्ट होने के बाद अन्य सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी और भी जितने सब्जेक्ट हैं सबके टेस्ट चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात आपको ये बताना है कि यहाँ पर 15 में से अगर आपके 12 में से 15 तक सही हो रहे हैं तो आपकी जो साइंस की तैयारी है बहुत अच्छी है। अगर 8 से 12 के बीच में सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन अगर 5 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब आपको और मेहनत करना है, क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक, तो चलते हैं आज का टेस्ट शुरुआत करते हैं। अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के किस रंग का सर्वाधिक उपयोग होता है? आप जानते हो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और ये सूर्य के प्रकाश में आप जानते हो 7 रंग होते हैं, वैनिया फिनाला। ये जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों में से किस रंग को पत्तियां सबसे ज्यादा अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं? ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है पीला रंग, ऑप्शन सी है हरा रंग, ऑप्शन डी है नीला रंग। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। ऑप्शन ए सही है। पत्तियां सबसे ज्यादा लाल रंग का अवशोषण करती हैं, क्योंकि लाल रंग काफी दूर तक जाता है तो पत्तियों में काफी अंदर तक जाता है, पत्तियां इससे सर्वाधिक भोजन बनाती हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सूर्य के जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें लाल रंग सर्वाधिक उपयोगी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक। ऑप्शन है पोलियो, ऑप्शन बी है त्वचा प्रदाह, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है जुकाम। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। त्वचा प्रदाह कवक से होता है। त्वचा प्रदाह क्या होता है? दरअसल त्वचा पे एक ऐसी संरचना हो जाती है फफूंद जैसे, जैसे आप जानते हो आपके शरीर पे दाद हो जाता है। दाद दाद एक प्रकार का कवक है, और आप देखते हो जहां पर दाद होता है, जब दाद ठीक होता है तो वहां की चमड़ी सूख जाती है, उसमें कोई प्रोटीन कोई गुण नहीं रह जाता है, चमड़ी का रंग एकदम उड़ जाता है। मतलब त्वचा प्रदाह मतलब त्वचा का रंग बदल जाना, त्वचा का रंग खराब हो जाना ही त्वचा प्रदाह है। दाह मतलब जल जाना। तो ये कौन सा है? कवक से होता है। जो आपके दाद होते हैं कवक है, तो त्वचा प्रदाह ही ऐसा है जो कवक से होता है। पोलियो का वायरस होता है, आपको बताया गया है, टाइप 1 टाइप 2 नाम का वायरस होता है पोलियो का। और हैजा विब्रियो कालरा नामक बीमारी, विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु से हैजा फैलता है, तो बैक्टीरिया है ये, हैजा बैक्टीरिया से फैलता है। जुकाम, जुकाम का भी वायरस होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फ्लू है, ये वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आंसर बी सही है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, कौन लार की सहायता से पच जाता है? मतलब लार किसको पचा देता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है रेसे, ऑप्शन डी है अस्थि। सोचिए। चलिए बताते हैं। स्टार्च सही है। लार जो है स्टार्च को पचाता है। स्टार्च मतलब स्टार्च किस में पाए जाते हैं? जैसे जो आलू आप खा लेते हो, आप कभी कभी कच्ची आलू भी खा लो या फिर आलू भून कर भी खाओ, तब भी वो पच जाता है। दूसरी बात, आप स्टार्च देखो, जब आप चावल पकाते हो तो ऊपर का जो हिस्सा आता है गीला गीला, वो जो है लिक्विड रूप में, वो भी क्या है? स्टार्च है। तो इसको स्टार्च को पचाने के काम में कौन आता है? लार। लार जो है स्टार्च को पचाता है। बाकी प्रोटीन, रेसे आप जानते हो, जब आप कच्चा फल खाते हो तो उसमें रेसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ये रेसे भोजन को पचाने में काम देते हैं। और अस्थि मतलब हड्डी होती, हड्डी तो पचती नहीं, क्योंकि हड्डी पचे तो हमारी बॉडी में हड्डी ही ना बचे। तो यहाँ पर आंसर स्टार्च होगा, याद रखिएगा, स्टार्च को लार पचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन हार्मोन होता है, आप जानते हो। इंसुलिन हार्मोन में, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पहले ऑप्शन बताइए। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? टिन, तांबा, जस्ता,
उपयुक्त सभी मतलब कि या तो सभी पाए जाते हैं, या तो टेन, या तांबा, या जस्ता। सोचिए। चलिए डिस्कशन करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो निकलता किससे है? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन, एक ग्लूकेगान। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो रक्त में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे निकाल कर अलग करता है, क्योंकि रक्त में ज़्यादा ग्लूकोज होने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है और खून को पंप करने में हृदय को दिक्कत आती है। तो ये इंसुलिन का ही काम होता है कि वो रक्त को पतला बनाने का काम करता है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखना, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? कह रहा है इनमें से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है? चावल, मूंगफली, सेब, केला। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। मूंगफली सही है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। हालांकि सोयाबीन में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन सोयाबीन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इन चारों में मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेब में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, केले में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया जो रोग है ये किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है खून, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है दिल, ऑप्शन डी है गला। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। ये खून को प्रभावित करता है। एक बात जानते रहिएगा, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ये बच्चों में बचपन से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा कम बनती है, शरीर मजबूत कम हो पाता है। तो ये खून में कमी होती है और ये अनुवांशिक है। अगर बाप में मतलब माता पिता में है तो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। तो थैलेसीमिया रोग जो है अनुवांशिक रोग है और खून में हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फलों के किस प्रकार में लीची को रखा जाता है? जो विभिन्न प्रकार के फल हैं, जो फलों को कई प्रकारों में बांटा गया है, उनमें से किस प्रकार में लीची को बांटा गया है? ऑप्शन ए ड्रूप फल, ऑप्शन बी है हेस्पेरिडियम फल, ऑप्शन सी है नट, ऑप्शन डी है एक बीजी बेरी। सोचिए। चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। ड्रूप फल में रखा गया है, लीची को ड्रूप फल में रखा गया है। ड्रूप फल क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट। ड्रूप फल क्या होते हैं? ड्रूप फल ऐसे फल होते हैं जिनके ऊपर एक आवरण होता है, अंदर एक मोटी सी गुठली होती है, उसके अंदर बीज होता है मोटा सा। तो आप जानते हो जैसे आम हुआ, लीची भी आप देखे होंगे, लीची अगर खाए होंगे तो अंदर मोटी सी गुठली होती है, उसमें बीज होता है। तो ड्रूप फल में रखा गया, तो लीची को ड्रूप फल में रखा गया। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, लीची को ड्रूप फल में रखा गया है। हेस्पेरिडियम फल क्या होते हैं, इसको भी जान लीजिए। हेस्पेरिडियम फल में ऐसे फल रखे जाते हैं, हेस्पेरिडियम में, जो अंदर बाहर से एक चमड़े से ढके होते हैं और अंदर से रसीले होते हैं, उनमें रस भरा रहता है, उनको हेस्पेरिडियम में रखा जाता है। जैसे संतरा हुआ, मौसम्मी हुआ, नींबू हुआ, ये हेस्पेरिडियम में रखे जाते हैं। नट, नट में ऐसे रखे जाते हैं जो बाहर से बहुत सख्त होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, जैसे अखरोट और सुपारी। आप इनको देखो, आप इनको नट में रखा गया है। अगला एक बीजी बेरी, बेर जो वैर आप देखते हो, ये एक बीजी बेरी, एक बीज पत्री वाले बेरी जो होते हैं उसमें रखा गया है। तो आपको केवल यहाँ याद रखना है कि लीची को ड्रूप फल में रखा गया है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, पिछले साल का करंट भी है कि लीची खाने से बिहार में एक रोग फैला था, उसका नाम था चमकी बुखार। दरअसल लीची जो है काफ़ी पौष्टिक तो होता है, लेकिन अगर आप इसे कभी खाली पेट मतलब बिना कुछ खाए केवल लीची खा लिए तो इसका जो प्रोटीन है शरीर पे अटैक कर देता है और आदमी को बीमार कर देता है। इसलिए लीची को कभी खाली पेट ना खाएं, जब भी खाएं कुछ खाए रहें तभी ही खाएं। तो लीची को ड्रूप में रखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, कौन रेशा तने से प्राप्त होता है? रेशे, धागे, जिसे धागा बोलते हैं, इनमें से कौन सा धागा तने से प्राप्त हो, किसी पेड़ के तने से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है क्वायर, ऑप्शन सी है सनई, ऑप्शन डी है सेमल। सोचिए। चलिए मैं आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर सी सही है, सनई। एक मिनट, यहाँ पर आंसर सी सही है, सनई। दरअसल कपास आप देखे होंगे, कपास का एक पौधा होता है बड़ा सा, उसमें ऊपर फूल लगते हैं, फूल में इतने बड़े बड़े फल लगते हैं, फलों के अंदर रेशे आते हैं, बीज आते हैं, बीजों में रेशे आते हैं। वही जो आप रुई जिसे बोलते हो, जो दीपक में जलाया जाता है, जिससे आप पूजा करते हो, वही है कपास, जिससे जो गद्दों में रजाइयों में भरा जाता है। तो ये बीजों में आता है कपास का रेशा। दूसरा क्वायर, क्वायर कुछ नहीं है, सनई। सनई जो होता है एक पेड़ होता है ऐसे बड़ा सा, इसमें जो इसके तने में जो इसकी जो छाल होती है, इस पेड़ को काट के पानी में गाड़ देते हैं कुछ दिन, उसके बाद जब बाहर निकालते हैं तो किड़वन के द्वारा इसमें रेशे निकल आते हैं। यही रेशा उपयोग करके रस्सियां बनाई जाती हैं। और सेमल भी एक प्रकार का वृक्ष होता है, और कपास की तरह इसमें जैसे कपास में फल लगते हैं, फलों में बीज बनते हैं और बीजों में रेशे निकलते हैं, वैसे ही सेमल में भी फल लगते हैं और फलों में बीज बनते हैं और बीजों में रेशे निकलते हैं। मतलब ये सेमल और कपास फल से प्राप्त होते हैं, सनई तने से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ ऑप्शन सी सही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी सही देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार का सूचक प्राप्त होता है। जो आप लिटमस पेपर नाम सुने होंगे, अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। यह किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है लाइकेन से, ऑप्शन सी है विषाणु से, ऑप्शन डी है कवक से। सोचिए, लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? चलिए बताते हैं आपको। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। लाइकेन जो है सहजीवन व्यतीत करता है किसके बीच में? शैवाल और कवक के बीच में लाइकेन सहजीवन व्यतीत करता है। और कैसे करता है, पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब लाइकेन ऐसी जगह उगते हैं जहां पर पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। अगर पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा है तो लाइकेन नहीं उगेंगे। अगर लाइकेन कहीं नहीं उग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइकेन पर्यावरण प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं। तीसरी बात, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ये लिटमस पेपर का लाइकेन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ना तो विषाणु है, ना तो जीवाणु है, ना तो कवक है, यहाँ पर लाइकेन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी। ताड़ी के किण्वन में कौन सा जीव शामिल है? ताड़ी आप देखो, ताड़ का पेड़ देखो, जिसे नारियल बोलते हैं, तो उसका रस निकालते हैं, रस निकालते हैं और उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो उसको बनाने में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस हैं, एसिटोबैक्टर हैं, सैक्रोमाइसीज हैं, पेनिसिलियम हैं। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही है, सैक्रोमाइसीज। ताड़ी के किण्वन में जो जीव शामिल है उसका नाम है सैक्रोमाइसीज, ना कि लैक्टोबैसिलस, तो दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पर सैक्रोमाइसीज जो जीवाणु होता है वही ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है। ताड़ी का जो अन्य प्रकार के प्रोटीन में उपयोग किया जाता है वो सैक्रोमाइसीज जीवाणु की वजह से होता है। और यहाँ पर पेनिसिलियम तो आप जानते हो एक कवक है जो एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। बीज में जो प्रकीर्णन है उसकी जो सेंसर विधि है किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है मटर में, ऑप्शन बी है पोस्ते में, ऑप्शन सी है कपास में, ऑप्शन डी है मक्के में। सोचिए, मटर के दाने में, पोस्ते के दाने में, कपास के दाने में, मक्के के दाने में बीज का जो प्रकीर्णन होता है आपको बताए थे। यहाँ पर आंसर सी सही है, कपास में। कपास का जो बीज होता है उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं,
उसमें जो किण्वन होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के द्वारा वो बीज फटते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में रेशा निकलता है, इसे सेंसर बीज बोलते हैं। तो ये कपास में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। बहुत सरल क्वेश्चन है, फ्री का आंसर मिलेगा आपको, नंबर मिलेगा अगर आप सही कर गए तो। वुल्फिया, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया, ग्लोरी लिली। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका जो व्यास होता है 1 मीटर का होता है। 1 मीटर लंबा व्यास वाला फूल होता है और इसका वजन लगभग 10 केजी, अधिकतम वजन 10 केजी का होता है। 10 केजी वजन का फूल है ये, और विश्व का सबसे बड़ा फूल है। और यहीं पर विश्व का सबसे छोटा भी फूल है। इसका वजन, इसका जो नाम है ये है वुल्फिया। वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेमी से भी छोटी होती है। और विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रेफ्लेसिया। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और भार 10 केजी से भी ज़्यादा होता है। खासकर ये इंडोनेशिया क्षेत्र में, या फिर जहाँ वर्षावन ज़्यादा होते हैं, मतलब जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मान चलो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही रेफ्लेसिया पुष्प पाए जाते हैं। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्षावनों में, मतलब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, मतलब जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश लगभग रोज होती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये वृक्ष, ये पुष्प पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, रसकर्षण की दर मापने में, मतलब रसाकर्षण है, सॉरी, रसाकर्षण की दर मापने में, याद रखिएगा, और ऊर्जा ह्रास की दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। वृद्धि दर, पौधों की जो वृद्धि है वो कितनी तेज हो रही है, इस वृद्धि दर को जो मापने में जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है ऑक्सेनोमीटर। और ये जो रसाकर्षण है, मतलब कि पौधों में रस कैसे, कितनी तेजी से पौधे के प्रोटीन कितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊर्जा ह्रास कितनी दर हो रहा है, ये सब नहीं मापता ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर मापता है कि पौधे में वृद्धि की दर क्या है, किस दर से पौधा वृद्धि कर रहा है, इसकी माप ऑक्सेनोमीटर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर बी सही था, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसमें पशु मानव संरचना का अध्ययन किया जाता है, मतलब पशुओं और मानव की संरचना, मतलब उनकी जो बॉडी बनावट है उसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, हेप्टोलॉजी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत पशु और मानव के आकार का अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। जबकि ऑस्टियोलॉजी में उनके हड्डियों का अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी में उनके खून में हीमोग्लोबिन का अध्ययन किया जाता है। तो जो यहाँ आंसर है वो ऑप्शन सी है। एनाटॉमी में आकारकी का अध्ययन किया जाता है कि उनका आकार कैसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? रक्त में जो शरीर में जो रक्त की कमी होती है उसे रक्ताल्पता बोलते हैं। इसमें किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन, आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन डी, इन चारों में से किसकी कमी से शरीर में रक्ताल्पता की कमी हो जाती है, रक्ताल्पता होती है, मतलब रक्त की अल्पता हो जाती है, इस खून की कमी हो जाती है? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है। दरअसल बात यह है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन ही जो है खून बनाने में सहायक होता है। इसीलिए जब बॉडी में कभी खून नहीं बन पाता, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, तो ऊपर से आयरन की गोलियां दी जाती हैं कि आप आयरन की गोलियां खाइए तो शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो खून बढ़ेगा। तो रक्ताल्पता जो होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ना तो विटामिन सी, ना तो डी, ना तो आयोडीन, ऐसा कुछ नहीं है।
इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट होता है। आपका जो भी नंबर हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टेस्ट होने बाकी हैं और कई सब्जेक्टों के टेस्ट होंगे। सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी।